नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। हमेशा की तरह मैं और मेरे सहयोगी हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ राजा शर्मा आपके साथ मौजूद है। राजा भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू। राजा भाई, मार्च में एक हॉटलाइन पर आपने एक प्रेडिक्शन किया था कि मंडल आयोग जैसा प्रदर्शन देश में देखने को मिल सकता है, इस तरह के कोई बड़ी घटनाक्रम होने की उम्मीद है और वो कमोबेश स्थिति सामने आई है। 17 मई को हमने नीट की एग्ज़ाम जब पहली बार पोस्टपोन हुई थी, कैंसिल हुई थी और दोबारा करने की बात हुई थी, तब भी आपने एक अपना जो प्रिडिक्शन था उसमें प्रिडिक्शन के साथ जो आपके कमेंट्स थे, मैं कहूँगा, उसमें आपने कहा था कि जिन लोगों ने किया है उन पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज होना चाहिए। सबसे पहले वो क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ, वो देख लीजिए। बच्चों को फिर देना पड़ रही है एग्ज़ाम, क्या है इसकी हकीकत? हकीकत क्या है? सिस्टम का और सरकार का फेलियर है और मेरा तो व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि इसमें जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं, ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज होना चाहिए। राजा भाई, क्लिप सबने देख ली, आपने कहा कि राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज होना चाहिए। पहली एग्ज़ाम हो गई, जो पेपर आउट हुआ, कैंसिल हो गई, बच्चों को फिर वो एग्ज़ाम देना पड़ी। कुछ बच्चों ने आत्मघाती कदम उठाया, उनके पेरेंट्स परेशान हुए, कुछ बच्चों के पेपर अच्छे गए लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल होने की वजह से वे पास नहीं हो पाए, क्योंकि वो एग्ज़ाम फिर दूसरा री एग्ज़ाम हुई जिसकी वजह से उन्हें भी दिक्कतें हुई। फिर इस एग्ज़ाम के बाद अब जो देश में माहौल बना है, इसको लेकर क्या कहते हो? राष्ट्रद्रोह के मुकदमे तो सरकार ने दर्ज नहीं किए हैं, लेकिन अब जो माहौल बना है इसको लेकर आप क्या कह रहे हो? देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। आपने जो तो नीट का जो जिक्र किया वो अलग विषय है, और जो मंडल आयोग को लेकर आपने जो कहा था वो एक अलग प्रेडिक्शन था, वो अलग संदर्भ में मैंने लिखा था। सबसे पहले मैं आपके पहले वाले सवाल का जवाब देता हूँ कि आपने कहा कि 2 मार्च को मुझे याद आता है, 2 मार्च को जब मैं प्लानिटरी इक्वेशन स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तब मुझे ऐसे रेफरेंस और ऐसे बैकग्राउंड देखने को मिल रहे थे जब 30 साल पहले शनि मीन में आए थे उस समय। तो अराउंड जब मैं 90s के दौर की बात करता हूँ, 90, 91, 92, तो उस दौर में भी देश के अंदर एक प्रकार का अनरेस्ट था, और वही अनरेस्ट में भी उस समय देख रहा हूँ कि मतलब उस समय मैंने मार्च में देखा था कि एक प्रकार की मुझे सोशल अनरेस्ट दिखाई दे रहा है। उसमें एक शनि का एक मोमेंट था, वो उस समय भी वैसा ही था जो मौजूदा दौर की परिस्थितियों में बना हुआ है। तो उस लिहाज से मैंने लिखा था। अच्छा, लिखा एकदम स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है कि कोई दाएं बाएं बात लिखा है, एकदम स्पेसिफिक लिखा था 2 मार्च को। निकट भविष्य में, जून के बाद निकट भविष्य में भारत की सड़कों पर मंडल कमीशन जैसे प्रोटेस्ट देखने को मिल सकते हैं। ये लिखा मार्च में, 2 मार्च को। फिर देखिए, अप्रैल में नीट की एग्जाम होती है, मोर और लेस अनाउंस होती है, और मई में नीट की एग्जाम पेपर लीक होने के कारण कैंसिल भी होती है। ठीक है, अब देखिए उसको कोरिलेट कीजिए। उस समय 2 मार्च तक तो नीट की एग्जाम अनाउंस भी नहीं हुई थी, तो कोरिलेट करने का कोई विषय नहीं बनता है। लेकिन ऐसी सितारों के संवाद में ध्वनि सुनाई दे रही थी कि देश के अंदर एक प्रकार का अनरेस्ट दिखाई देता है, खासतौर से स्टूडेंट्स की तरफ से। मोर और लेस भी हम देख ही रहे हैं। आज देश भर के अंदर, पूरे भारत के अंदर प्रोमिनेंट जो शहर है वहाँ पे, इंक्लूडिंग दिल्ली जंतर मंतर, आज जो नीट को लेकर एक बड़ी वॉइस हो रही है, जिसको हम लोग जेन जी के रूप में पुकारे जा रहे हैं। ये जेन जी जो है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आगे हाथों ले रहा है। सबको मालूम है कि वो क्यों बैठे हैं। उनकी पहली जो फर्म डिमांड है वो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। इसका मतलब सरकार को ही चैलेंज है ना, देखा जाए तो ये। ठीक है, और जैसा कि आपने उल्लेख किया कि हमने वो शो 17 मई को किया था, उस 17 मई के शो में हमने डिटेल में चर्चा की थी। उस शो को स्टूडेंट्स ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। लाखों व्यूज़ उस समय थे, इसलिए थे कि हमने स्टूडेंट्स की वो बात की थी जो कोई बात करने को तैयार नहीं था। तो हम जब स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे तो स्टूडेंट ने उसको काफ़ी सर्कुलेट भी किया, उसको बात तो आगे भी बढ़ाया, और हमने उसमें एक हमारा ओपिनियन दिया था कि सिस्टम का ऑर्गेनाइज क्राइम है ये। सिस्टम के क्राइम में ऐसे लोगों पे जब दोषी करार हो जाते हैं, तो ऐसे मामलों में राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज हो जाए तो कम से कम एक लंबा संदेश जाता है। जो करोड़ों में पेपर बिकते हैं उनमें थोड़ा सा भय पैदा होगा कि अब ये इस प्रकार के धाराओं में भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। हालांकि वो एक अपना व्यक्तिगत कमेंट और टिप्पणी है, कुछ संवैधानिक दायरे की बात नहीं है। एक मेरी आपकी विचार था ये कि ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज होना चाहिए। ये बात है 17 मई की। आज हम बात कर रहे हैं जुलाई के लास्ट वीक में बात कर रहे हैं। अब देखिए, देश के अंदर पिछले 1 वीक से जितना तनाव देश के अंदर हुआ है,
मुझे याद नहीं आता है कि अन्ना के आंदोलन के समय भी वायलेंस नहीं हुआ था इस टाइप का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मूवमेंट था वो, ठीक है। तो वो वायलेंस केवल एक दिन कुछ घंटों के लिए देखने को मिला जब वहाँ पे दिल्ली पुलिस, यूपीए की गवर्नमेंट हुआ करती थी, दिल्ली पुलिस ने आंदोलनकारियों को रात में खदेड़ा था। और मुझे याद आता बाबा रामदेव को भी महिलाओं के वस्त्र पहन करके वहाँ से दौड़ना पड़ा था, ऐसा मुझे दृश्य याद आता है, ठीक है। वो एक अलग घटनाक्रम था, वो एक अलग राजनीति भी थी। अन्ना का आंदोलन एक राजनीति का हिस्सा था, राजनीतिक दल के उदय हुआ, ठीक है। और उस समय वो एक कहाँ से प्रेरित थी उस पर कभी डिटेल में बात करेंगे, अलग से बात करेंगे। अब बात करते हैं कॉकरोच पार्टी की। कॉकरोच पार्टी का उदय कैसे हुआ? एक कमेंट पे, जुडिशरी के एक कमेंट पे, और सब कॉकरोच इकट्ठे हो गए देश में, ठीक है। कॉकरोच पार्टी बन गई। कॉकरोच पार्टी ने उस मुद्दे पे काम करना शुरू किया, नीट की परीक्षाओं पे, और नीट की परीक्षाओं को लेकर ये धीरे धीरे पार्टी का एक मूवमेंट बन गया। और सोनम जब से वहाँ बैठे उसके बाद इसने हाइट पकड़ ली, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि सोनम सामान्य व्यक्ति नहीं है, ध्यान रखिए आप। जो व्यक्ति 25 दिनों से निराहार आमरण अनशन पे बैठा हो, जिसका 11 किलो वजन कम हो गया हो, जिसने जेल की यात्राएं कर ली हो, देखिए उन पे कौन लोग कैसे आरोप लगाते हैं, मैं न तो इन पे कोई काउंटर करता हूँ, न उनकी कोई प्रमाणिकता की बात करता हूँ। जो व्यक्ति स्टूडेंट के बीच में बैठ के 20-22-25 दिनों से फिर उसको जोर जबरदस्ती आप उठा के कोर्ट ने ये कहा कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। कोर्ट ने ये नहीं कहा उठा के ले जाइए, सब आप अस्पताल ले जाइए। आप कोर्ट ने कहा काउंसलिंग कीजिए, डिस्कस कीजिए, उनको कैसे विड्रॉ करा सकते हैं, ठीक है। आपने अस्पताल ले गए, वहाँ उनको बॉटल चढ़ी, क्या उन्होंने आहार दिया नहीं दिया, ये इंटरनल हो गया, लेकिन आज भी स्टेटमेंट और स्टैंड यही है कि उन्होंने आज भी कुछ ग्रहण नहीं किया है। आज मैं उनका एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा आज 25वां दिन है, मेरा 11 किलो वजन कम हो गया, लेकिन मेरी कुछ मांसपेशियां जरूर कमजोर हुई है, लेकिन मैं जिंदा हूँ। और बहुत तटस्थ और ताकत से बोल रहे हैं, ऐसा कोई मरणासन अवस्था में नहीं बोल रहे हैं वो, ये उनका विल पावर है। 25 दिन बाद भी वो खड़े। तो इस आपने जिक्र किया, ये जो मूवमेंट है इसको पीक मिला है सोनम के इन्वॉल्वमेंट होने से। उसके बाद देखिए, वैसे तो आप देखिए कॉकरोच पार्टी का कोई वैसा बड़ा कोई फेस नहीं है, आप देखिए आप, ठीक है। अभिजीत ठीक है, अभिजीत उसको लीड कर रहे हैं, हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा फेस नहीं है। जैसे केजरीवाल हुआ करते थे, मनीष सिसोदिया हुआ करते थे, किरण बेदी हुआ करती थी, वो बड़े फेस हुआ करते थे उस टाइम पे, लोग उनको सुनने आया करते थे, लाखों लाखों लोग इकट्ठे हो भी जाते थे। अन्ना चूंकि अन्ना को कोई आइडेंटिटी क्राइसिस थी नहीं, अन्ना अपने आप में इसीलिए जाने जाते थे कि अन्ना आंदोलनकारी है सबसे बड़े, और अन्ना जहाँ बैठ जाते हैं तो दुनिया उनके आसपास मंडराने लगती है। इस पूरे घटनाक्रम में देखिए, इसका जो डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुआ वो जब मार्च कर रहे थे ना संसद की तरफ, जो वायलेंस स्टार्ट हुआ, वायलेंस इनकी तरफ से स्टार्ट हुआ, पुलिस की तरफ से स्टार्ट हुआ, ये सब जांच के विषय, इस पर कोई कमेंट करना, मतलब सबके अपने अपने विचार और मत हो सकते हैं। लेकिन पुलिस का जो बल प्रयोग था, जिस तरीके से आंसू गैस बल प्रयोग था, वो भारतीय जनता पार्टी के जो किले में दरारें पड़ती है ना, वैसा संकेत देखने को मिल रहा है। आप देखिए, आप हमने पिछले दिनों देखा दुनिया के कई देशों में आपने महसूस किया होगा कि तख्ता पलट हो गए थे, मालूम आप, जब जनता सड़क पे आती है तो। सही बात। तो मैं कोई तख्ता पलट की बात तो अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक संकेत मिलने लगे कि अब हमारी देश की जो युवा पीढ़ी है वो संसद की तरफ कूच करने लगी है। ये वही युवा पीढ़ी है जिसने आपको, जिस जेंजी ने आपके लिए लड़कर, विपक्ष से लड़ा आपके लिए और आपको सत्तासीन किया है। और आप पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, सब एंटी गवर्नमेंट के कमेंट हैं। अब देखिए, कोई व्यक्ति प्रमाण पत्र बांटने में तो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के विचारधारा के लोग या सो कॉल्ड देशभक्त जो लोग हैं, वो आपको राष्ट्रद्रोह का प्रमाण पत्र बांट सकते हैं कि नहीं ये सब राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये किसानों के आंदोलन के समय भी खालिस्तानी पाकिस्तानी के प्रमाण पत्र मिल चुके हैं, ध्यान रखिए आप। ये लोग तत्काल प्रभाव से प्रमाण पत्र बांटने के लिए बैठे रहते हैं कि आइए और अपना प्रमाण पत्र ले जाइए, यदि आप बीजेपी के स्वर के साथ स्वर नहीं मिला रहे हो तो आप राष्ट्रद्रोही हो। ये प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा से जुड़े लोग भी बांटने लगते हैं, ठीक है। इस पूरे घटनाक्रम में भी यही हो रहा है, राष्ट्रद्रोही घोषित किया जा रहा है। होंगे न्यूसेंस भी आ सकते हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, भीड़ के अंदर न्यूसेंस आ जाते हैं, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा और चरित्र नहीं होता है। लेकिन बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो युवाओं की बात है, स्टूडेंट्स की बात है, नीट एग्जाम के सिस्टम के फेलियर की बात है। ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट तो है नहीं, आप आज बात कर लेते हैं, कल खत्म हो जाता। अब इस्तीफा, यदि उनका स्टैंड है इस्तीफा लेना है, तो आप एक बार शिक्षा मंत्री के साथ बिठाते तो सही, बात तो करते,
प्रधानमंत्री जी को संसद से बंद गाड़ी में बैठ के जाने की जरूरत नहीं थी उस दिन। प्रधानमंत्री जी को ये कहना था रिप्रेजेंटेटिव को लेके आइए 10 संसद के अंदर बात करेंगे, सदन में बात करेंगे, चलिए 10 रिप्रेजेंटेटिव को बुला लेते, बात हो जाती। प्रधानमंत्री का आप देश के मेंटर हो सर, आप देश, हम स्टूडेंट जो हैं देश में आपसे तो उम्मीद करेगा कि आप ही बात करोगे, विपक्ष तो करने सर, आप विपक्ष को तो राजनीति करना है, वो करेगी। अब जैसे राहुल गांधी का आपने जिक्र किया, विपक्ष का उन्होंने प्रधानमंत्री जी निवास के सामने बैठ के फिर उनको उठा कर ले गए। तो नीट का ये जो पूरा घटनाक्रम है ना, ये मुझे लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के किले में दरारें डाल रही है। राजा भाई, आपने एक बात कही कि अन्ना एक फेज थे, मनीष सिसोदिया एक फेज थे, केजरीवाल एक फेज थे, पर मेरा ऐसा मानना है, मेरे विचार से थोड़े से अलग है कि उस समय सिर्फ फेज अन्ना ही थे। केजरीवाल और सिसोदिया राजनीतिक में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, और आज की स्थिति में सोनम वांगचुक एक फेज है और अभिजीत दीपके जैसे लोग वो अपना एक पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों में मुझे थोड़ी समानता नजर आती है। कहीं ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, क्या आने वाले समय में राजनीति के बड़े परिवर्तन का संकेत है? देखिए, मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के जो मूवमेंट होते हैं, मूवमेंट हमारे देश में कोई आज से नहीं हो रहे हैं। जेपी आंदोलन में उठा के देख लीजिए, मैंने आज ही सब आंदोलन के बारे में लिखा है, अन्ना आंदोलन देख लीजिए, तमाम ऐसे आंदोलन जो होते हैं, यदि उनका कॉज आंदोलन ही है तो सोशल कॉज तक रहता है, और सोशल कॉज के साथ वो आंदोलन के शिफ्ट होते रहते हैं, विषय शिफ्ट होते हैं, लेकिन वो मूवमेंट बरकरार रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हो या पॉलिटिकल मूवमेंट में शामिल होना चाहते हो, या विधानसभा या राज्यसभा या संसद में या पार्षद बनना चाहते हो, तो फिर इस भीड़ को, लोगों के इमोशंस को यूज़ करके, जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल के समय अन्ना ही बड़ा फेस थे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल चूंकि एक एक्टिविस्ट हुआ करते, तो उस समय पॉलिटिकल नहीं थे, वो उस समय एक एक्टिविस्ट की भूमिका में थे, तो उसने उसको लीड कर लिया, अन्ना को, चेहरे को इनकेश कर लिया, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। और मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, संजय सिंह, किरण बेदी, ये सब मतलब प्रोमिनेंटली फेस बन चुके आए थे, और फिर वहाँ पे उस आंदोलन में बाबा रामदेव जैसे लोग भी शामिल हुए थे, आपकी जानकारी में है, ठीक है। अभी आपने अभिजीत का जिक्र किया, सोनम वांगचुक का जिक्र किया, ऐसे कई फेसेस हैं, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट नहीं सोनम के अलावा, ठीक है। पर जबकि मुद्दा प्रोमिनेंट है, फेस प्रोमिनेंट हो या ना हो, मुद्दा प्रोमिनेंट है इसलिए है कि उस समय भ्रष्टाचार का मुद्दा था। वो एक थोड़ा सा सुपरफिशियल शब्द भी होता है, काल्पनिक शब्द भी होता है, लोकपाल की बात की जा रही थी ना, वो व्यवस्थाओं से जुड़ा मुद्दा था। ये सीधा सीधा स्टूडेंट के हितों पर प्रहार करने वाला मुद्दा है। नीट की एग्जाम देश के अंदर इतिहास उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा पेपर लीक राजस्थान में हुए हैं, अशोक गहलोत की सरकार में हुए हैं। आप उठा के देख लीजिए, वैसे तो व्यापम हमारे मध्य प्रदेश को ही बदनाम कर चुका है, ठीक है। तो हमारे सिस्टम के जो लीकेजेस हैं, सिस्टम के जो क्राइम है, सिस्टम के जो सोचे समझे ऑर्गेनाइज क्राइम है, उसके कारण पेपर लीक होते रहे हैं। और लाखों, मेरे हिसाब से हमने जब 17 मई को बात की थी, तो उस समय फिगर के हिसाब से 27-28 लाख बच्चों का था जो लोग नीट में अपेयर हुए थे। मुझे लग रहा है कि वो घटनाक्रम जो है, नीट का जो घटनाक्रम है, वो स्पेसिफिक मुद्दे पे है, वो कुछ सुपरफिशियल काल्पनिक बातों को लेकर नहीं है, लोकपाल और तमाम प्रकार की बात, ये वो बड़ी व्यवस्थाओं की बात हो जाती है। यहाँ तो सीधे आपके घर का विषय है ना। राजा भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही कि जो सत्ता के साथ रहेगा वो बिल्कुल स्वच्छ और बिल्कुल बेदाग आदमी है, लेकिन जो सत्ता के खिलाफ जाएगा उसको भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट देने में, देशद्रोह का सर्टिफिकेट देने में सत्तारूढ़ लोग और उनके निकटस्थ लोग कभी देरी नहीं करते हैं। दादा भाई, अब ये जो निकलकर मुद्दा सामने आया है, आपने भी कहा कि मुद्दा गंभीर है, लेकिन जो लोग इससे जुड़े हैं उनकी गंभीरता है, उनकी लंबे राजनीति को लेकर कोई ऐसा विचार नहीं किया जा सकता कि बहुत लंबी राजनीति वो कर पाएंगे। पर इस तरह के जो संकेत आ रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में ये नुकसानदायक साबित होंगे? पहले आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स करने के स्टाइल को समझ लीजिए। बीजेपी कोई कच्ची गोलियां खेल कर सत्ता में नहीं बैठी है, 3 टर्म से केंद्र में बैठी है वो, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह उसको लीड करते हैं। उनको दूध में नींबू डालना आता है, वक्त बताएगा आपको। ये जो हीरो बन रहे हैं, इनको कल्प्रिट साबित करने में कोई बड़ी देर नहीं होगी, ऐसे ऐसे मामले सामने लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इनको आपस में फूट डालो राज करो की नीति भी अपनाई जा सकती है, इनके पावर सेंटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, और
सबसे बड़ी बात जिस मुद्दे पे बात की जा रही है, चूंकि विपक्ष ने मुद्दा हथिया लिया है, अभी तक तो स्टूडेंट तक था, अब ये मुद्दा चले गया राहुल, प्रियंका, अखिलेश। देखिए इस पूरे घटनाक्रम में मैंने लिखा भी है, आपकी सहमति असहमति अपनी जगह हो सकती है। डिम्पल यादव ने मुझे इस पूरे घटनाक्रम का जो आक्रामक रोल दिखा ना, जिस दिन लाठियां चल रही थी, उस दिन संसद में से केवल एकमात्र लेडी थी वो, जो वहाँ उनके बीच में थी, उन लड़कों के बीच में, जब लाठियां खा रहे थे, चल रही थी, अस्पताल गई और लड़ रही थी बैरिकेड्स के ऊपर। हो सकता आप ये कहो कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव तो भाजपा के लिए नुकसान नहीं है क्या? केवल लाभ इन्हीं को था क्या? बीजेपी के लोग क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोग भी तो हैं, दिल्ली में बीजेपी के लोग भी तो हैं। मुझे डिम्पल यादव ने जो उसका इमोशनल कनेक्ट मुझे दिखा उस दिन, ऐसा लगा कि नहीं, डिम्पल यादव एक, मैंने लिखा भी उस पर कि डिम्पल यादव ने एक, अखिलेश यादव की वाइफ डिम्पल यादव ने एक अच्छा आक्रामक रोल प्ले किया है उस दिन, जिस दिन लाठियाँ चल रही थी। वो पूरे टाइम मैदान में रही, लाठियाँ खा रहे बच्चों के पास रही, किसी को पानी सर्व कर रही है, किसी अस्पताल जा रही है, किसी को फाइनेंशियल एड दे रही है, मदद हो जाए जैसे तैसे करके वो। लेकिन अब ये आपने जो जिक्र किया ना, कोई पॉलिटिकल एम्बिशन होगा तो भी बीजेपी उसको इनकेश कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी स्थापित पार्टियों को तोड़ने में देर नहीं लगाती है। ये तो छोटा सा मोमेंट है सर, आप उठा के देख लीजिए। टीएमसी जैसी पार्टी जो बंगाल के अंदर इतने वर्षों से राज कर रही थी, उस एक सेकंड में खत्म कर दिया है। आज ममता बनर्जी अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए संघर्ष कर रही है, मालूम आपको। राज्यसभा तोड़ लिए, 20 लोकसभा तोड़ लिए। बाला साहब ठाकरे की संतान उद्धव ठाकरे को कहाँ लाके खड़ा कर दिया देखिए आप। उद्धव के सांसद छीन लिए, पार्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, पार्टी डिवाइड कर दी, पार्टी का जो मूल चुनाव चिन्ह था वो भाजपा ने शिंदे को दिला दिया। तो किस लेवल पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर सकती है, उसके अंदाज लगाइए कि चुनाव आयोग फिर निशान भी उसी को देगा जिसको पार्टी चाहती है। तो वही स्थिति भी टीएमसी में हो जाएगी। तृणमूल की जो 3 पत्तियां हैं वो इनके पास चली जाएगी, जो बागी लोग हैं, ममता बनर्जी और अभिषेक जो हैं वो खड़े के खड़े रह जाएंगे इस तरीके से। तो ये मूवमेंट तो छोटी बात है, ये स्थापित पार्टियों को तोड़ देते हैं सर। कांग्रेस के लोग तोड़ लिए, टीएमसी तोड़ दी, समाजवादी हो, अन्य पार्टियां, उस सब में तो इनकी सेना लग रही है। राजा भाई की बातों को माने तो भारतीय जनता पार्टी का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता है, बिल्कुल, उसे रसातल में छोड़ देती है पार्टी। और ये गेंद पकड़ उसके जितने जो चीज़ें उनको चाहिए होती है वो सब हासिल कर लेती है। ये उनका अपना काम करने का एक स्टाइल है। राजा भाई ने डिम्पल यादव की बात कही। डिम्पल यादव के कुछ फ़ोटोज़ आपने हॉट टाइम पर पोस्ट किए जो मैंने देखे, और बहुत अच्छी आपने उस फोटो को इमोशंस के साथ देखा। समाचार पत्र और टीवी चैनल्स पर तो देखने को मिल ही नहीं रहे मोमेंट के फ़ोटोज़, पर आपने जो हासिल की और आपने जो फ़ोटोज़ लगाए वो काफ़ी अच्छे थे। डिम्पल यादव सांसद होने के साथ साथ एक माँ भी है, तो उनमें जो मातृत्व का भाव उन फोटो में झलक रहा था वो वाकई काबिल तारीफ था। और ऐसे राजनेताओं को आगे आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि डिम्पल यादव चुनाव की वजह से आई। डिम्पल यादव की भावनाएं जो तो सोच थी उन बच्चों के प्रति और एक मातृत्व का भाव था, उस वजह से वो उस मूवमेंट में शामिल हुई। बहरहाल राजा भाई, अच्छी रोचक जानकारियाँ हमने निकाल कर दी है हमारे दर्शकों को, और जो इस मूवमेंट के साथ जो आपका प्रेडिक्शन पहले था वो सब कुछ सही साबित हो रहा है, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। इस पूरे मामले में हमको एक चीज़ और समझना चाहिए सर। अब देखिए सोशल मीडिया पैरेलल मीडिया के रूप में कितना पावरफुल होता जा रहा है। देखिए आप टेलीविज़न चैनलों पे उस दिन ये लाठीचार्ज के विजुअल आपको देखने को नहीं मिल रहे थे। सोशल मीडिया ने देश दुनिया में बताया कि संसद के सामने बड़ी मात्रा में लाठीचार्ज हुआ है। तो सरकार केवल अपने टेलीविज़न चैनलों को निर्देश देके फुटेज रोकवा सकती है। अब सोशल मीडिया एक बार आपके रीच के बाहर हो जाती है ना, कोई भी वीडियो, कोई फुटेज, फिर आप रोक नहीं पाओगे। अब ये पैरेलल मीडिया इतना हो गया, जितनी जिम्मेदारी से आप जर्नलिज्म करोगे उतना आपको सम्मान प्राप्त होगा। नहीं तो आप देख रहे हो दिल्ली के टेलीविज़न के जर्नलिस्टों के साथ मिसबिहेव भी हो रहा है। ग्राउंड रिपोर्टर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ। ग्राउंड रिपोर्टर की कोई मजबूरी नहीं है कि वो आपकी स्तुतिगान करे, लेकिन दिल्ली में मालिक लोग और एंकर लोग जो हैं वो जब तक सरकार का स्तुतिगान, जब तक आरती नहीं उतारते हैं तब तक उनका पेट नहीं भरता है। ऐसे में उसका खामियाजा ग्राउंड रिपोर्टर भुगत रहे हैं। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से आग्रह भी ये है कि ग्राउंड रिपोर्टर के साथ कम से कम मिसबिहेव न किया जाए। वो हमारे जर्नलिज्म की एसेट्स हैं, उनको सहयोग करें। ये हम और सुनील जोशी जी आप सबसे आग्रह भी करें। बिल्कुल सही है ये आग्रह हम दोनों की तरफ से, जो भी लोग इस मूवमेंट में जुड़े हैं। और आने वाले समय में कहीं भी किसी भी तरह का मूवमेंट, ज़रूरी नहीं कि नीट को लेकर, अन्य जगहों पर भी जब आंदोलन होते हैं तो इस बात को समझा जाना चाहिए कि ये ग्राउंड रिपोर्टर्स आपको आपकी जो खबरें हैं उनको
अपने संस्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं, बाकी उसकी दशा और दिशा संस्थान के मालिक मिलकर तय करते हैं। जहरीली जो डिबेट है ना, मैं इसको जी। जहरीली डिबेट बोलता हूँ। ये जो आजकल डिबेट का जो सिस्टम है ना, मैं टेलीविजन चैनल पे प्रवक्ताओं को बिठा के या प्रतिनिधियों को बिठा के, इस डिबेट ने भी जहर खोलना शुरू कर दिया। वहाँ पे नेरेटिव एजेंडा सेट होते हैं, ठीक है। और डिबेट के कारण जब आप नेरेटिव एजेंडा सेट करते हो तो उसका रिफ्लेक्शन ग्राउंड रिपोर्टर को भुगतना पड़ता है, वो जो रिपोर्टिंग कवर करने जाता है। आप उसको बैलेंस रूप में दिखाइए ना, सही बात है। आप बैलेंस दिखाइए कि ये पक्ष इनकार, ये पक्ष इनकार। आप एक तरफा जब 100-90-95% सरकार के गुणगान या स्तुतिगान करोगे तो वो लोग नाराज होंगे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप गुणगान उनका कर रहे हो और दिखाना इनको चाहिए। अल्टीमेटली मीडिया का रोल क्या है? मीडिया मतलब माध्यम। आप माध्यम हो व्यवस्थाओं को ए से बी को जोड़ने का, बी को सी से कनेक्ट करने का। हम कोई भगवान नहीं है, हम केवल माध्यम है। ध्यान रखिए आप कि भैया ऐसा वहां चल रहा है, इनको लेकर ये कहा गया है, इस पे विचार किया जाए। हम देवता बन जाते हैं, निर्णय सुनाने लग जाते हैं, फैसले सुनाए जा सकते हैं। हमको जर्नलिस्ट रहना चाहिए, एक्टिविस्ट नहीं बनना चाहिए। पहली बात, खबर के मामले में बैलेंस होना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से आग्रह है। मीडिया का बदलता स्वरूप, ये एक विषय आने वाले समय में हमारे लिए चर्चा का आवश्यकता है। और सोशल मीडिया जो है वो एक तरह से मीडिया का विकेंद्रीकरण हो चुका है। सोशल मीडिया ने चारों तरफ अपने पांव पसार लिए हैं, और ये सोशल मीडिया उन खबरों को आप तक पहुंचा रहा है जो देश का मीडिया आप तक नहीं पहुंचा पा रहा है। तो ये सब चीजें ऐसी निकलकर सामने आ रही है। ये वाकई में आने वाले समय में एक डिबेट का मुद्दा है, और किस तरह से इनको हमले, और जो सत्ता पर जो लोग काबिज हैं उनको भी इस दिशा में सोचना चाहिए कि अगर आप इस तरह के मीडिया संस्थानों के माध्यम से राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं तो अब इस विचार को त्याग दीजिए। आने वाला समय मीडिया के लिहाज से बहुत अलग है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुधीर जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।